परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस परीक्षा कैंपस प्लेटफार्म के माध्यम से आप सभी को टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और ऑल स्टेट वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी को करवाएंगे। जैसा कि अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस बैच। यह सिर्फ प्रैक्टिस बैच नहीं है, यह सिर्फ प्रश्नों को हल करवाने का एक बैच नहीं है, बल्कि हम इसमें पूरा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवाएंगे और आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करवाएंगे। इसमें हम जीएस को कंप्लीट पढ़ाएंगे और उसके बाद हिंदी का भी पूरा का पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। इसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हिंदी पढ़ाएंगे डॉक्टर सुरेंद्र सर और पॉलिटी पढ़ाएंगे के संजीव सर और जियोग्राफी डॉक्टर नवीन सर पढ़ाएंगे और मैं आपको हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी हमसे जुड़ करके अपने परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिदिन का जो हमारा बैच रहेगा, प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी, उसके पीडीएफ नोट्स, प्रश्नों के पीडीएफ और उसकी व्याख्या प्रतिदिन क्लास खत्म होने पर उसी के साथ लिंक कर दिया जाएगा। आप उसको टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इस क्लास को ख़त्म होने के बाद उसका दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जी जान से पढ़ाई करते हुए सफलता को प्राप्त करिए। तो आइए आगे शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को, जिसमें आज हम अपने भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। मौर्य वंश का विवरण किस पुराण में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण। हमारा सही आंसर है विष्णु पुराण। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का प्रामाणिक स्रोत विष्णु पुराण है। मत्स्य पुराण से हम शुंग एवं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु पुराण से हम गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद में लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी कि वेदों में, चारों वेदों में सबसे पहले लक्ष्मी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आइए ऋग्वेद के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। इसमें 10 मंडल हैं, 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। 10वां मंडल सबसे बड़ा एवं दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। सामवेद के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सामवेद में जो मूल ऋचाएँ हैं, मूल सूक्त हैं, वो सिर्फ कितने हैं? 75 सूक्त। अब इसका मतलब क्या है? ऋग्वेद को मिला करके, यानी कि 75 सूक्त सामवेद के प्लस ऋग्वेद, दोनों को मिला करके सामवेद की रचना हुई है। यानी कि सामवेद में सिर्फ उसके मूल मंत्रों की जो संख्या, सूक्तों की जो संख्या है, सिर्फ 75 है। सामवेद में और क्या है? संगीत का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, या फिर संगीत का जनक ग्रंथ माना जाता है। ठीक। यजुर्वेद के विषय में जानकारी क्या है? यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण
यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि इसके दो भाग कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या है? इसमें जादू टोना यानी कि तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान के विषय में जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध पिलाने का टेरिकोटा कहाँ से प्राप्त होता है? दूध पिलाने का टेरिकोटा कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ये स्थल हैं। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। तो इसमें हमारा सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें दूध पिलाने का टेरिकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति होती है। लोथल से क्या क्या मिलता है? लोथल से मिलता है बंदरगाह, युगल समाधियाँ, कितनी? 3 युगल समाधियाँ। कितनी हैं? 3 युगल समाधियों से मतलब है यहाँ पर जो शव पाए गए हैं, जो दफनाए गए हैं, उसमें क्या क्या? युगल समाधि, यानी एक कब्र में 2 लोग, फिर एक कब्र में 2 लोग, फिर एक कब्र में 2 लोग, यानी कि 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ एक बात ध्यान में रखना होगा, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय इतिहास में माना जाता है वह लहुरा देव है। यहाँ इस क्वेश्चन से मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, जिसे पुजारी की मूर्ति भी कहते हैं। और क्या मिला है? और मिला है चांदी और सूत, यानी सूती धागे का, यानी कॉटन का, सूती कपड़े का ये प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। धौलावीरा से क्या प्राप्त होता है? धौलावीरा से हमें विश्व की सबसे प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है, यानी कि तालाब बनाकर जल के संरक्षण का प्रावधान कहाँ पे है? धौलावीरा पे। और क्या है? यहाँ का जो नगर है, नगर 3 भागों में विभाजित है, जैसे कि और जो हड़प्पा स्थल हैं 2 भागों में, जैसे मोहनजोदड़ो कितने भागों में? 2 भाग। कौन कौन से? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। यहाँ पूर्वी टीला से मतलब क्या है कि पूर्वी टीला में जो पूर्व की दिशा में होता है वहाँ पर आम जनमानस, पूर्वी जो नगर था वहाँ पे आम लोग रहते थे। ठीक। और जो पश्चिमी टीला था, जो शहर के पश्चिम में था, वहाँ पर उस नगर के संभ्रांत लोग रहते थे। संभ्रांत से तात्पर्य है नगर के उच्च वर्ग के लोग हैं, इलाइट क्लास है, शासक वर्ग है, वो पश्चिमी दुर्ग में रहते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का किसने प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसमें हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक था जिसने चांदी की मुद्रा प्रारंभ की। ठीक, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने सोने की यानी कि सोने की मुद्रा प्रारंभ की। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित और क्या तथ्य हैं? चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक, इसने और क्या किया? गुप्त संवत का प्रारंभ किया जो 319 या 20 ईस्वी माना जाता है। ठीक, अब समुद्रगुप्त से संबंधित क्या तथ्य हैं? समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करवाया। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछता है। रचनाकार हैं हरिसेन नामक कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, परंतु जो स्तंभ पर किसने लिखा? स्तंभ पर लिखा किसने? तिलभट्ट नामक व्यक्ति थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को स्तंभ पर उत्कीर्ण किया। स्कंदगुप्त से संबंधित क्या तथ्य हैं? स्कंदगुप्त गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसके समय गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनका वजन सबसे अधिक हो गया, यानी कि गुप्त काल में सबसे अधिक वजन के सिक्के किसने प्रारंभ किए? स्कंदगुप्त ने। इसके सिक्कों का वजन कितना था? लगभग 144 ग्रेन। ठीक, इसके पहले कितना वजन था? स्कंदगुप्त से पहले जो शासक थे उन्होंने लगभग 118 से 123 ग्रेन के सिक्के चलाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? हमारे ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, धर्मपाल और महिपाल प्रथम। हमारा सही ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, या फिर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो सही सुमेलित न हो। तो देखते हैं, पहला है महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश। तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि मौर्य काल में जो महादंडनायक होता था उसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था। महाअक्षपटलिक आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति, यह भी सही है क्योंकि मौर्य काल में जो महाअक्षपटलिक होता था वह राजा के राजस्व का यानी राजा के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। गोलमिक गायों की रक्षा करने वाला, यह गलत है। यही जो ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। गोलमिक का कार्य क्या था? गोलमिक वन का अधिकारी था, यानी कि वन के अधिकारी को गोलमिक कहा जाता था। अगला ऑप्शन है महाप्रतिहार, यह क्या था? राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी, यानी राजमहल का जो प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था उस समय उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? हमारे ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम, राजराज प्रथम। हमारा सही ऑप्शन है नरसिंहवर्मन द्वितीय। इसने क्या किया? कांची के कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम के शोर मंदिर
का निर्माण करवाया। ठीक। नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया। एकाश्म रथ मंदिर से तात्पर्य है इन मंदिरों का निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है, यानी कि इसमें किसी अन्य पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कृष्ण प्रथम ने क्या किया? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार और शिशुनाग। हमारा सही आंसर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की। अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनवाया। ठीक, दुर्ग बनवाया। उदयन ने क्या किया? वहाँ पर नगर बनाया और उसको राजधानी बनाया, यानी कि अपने प्रांत की, अपने राज्य की राजधानी बनाया। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, महाभारत, उद्गोलम। यह महाभारत नहीं, महास्थान है, महास्थान। अगला ऑप्शन है मास्की, नेटूर, सहगौरा, सांची, उद्गोलम, गुर्जरा, सारनाथ, रामपुरवा। लास्ट है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम। ये चार अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। और जो अभिलेख हैं इनमें से तीन, उद्गोलम, नेटूर और मास्की, तीनों कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं। और जो गुर्जरा है, गुर्जरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया नामक स्थान पे है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक का जन्म सिजेरियन तकनीक या सर्जरी से हुआ था? यानी कि इनमें से कौन से शासक हैं जिनका जन्म सर्जरी से हुआ? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। हमारा सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त की पत्नी हेलन, जो दूसरी पत्नी थी, हेलन ने दुर्धरा को जहर दे दिया था, जिससे दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है और फिर ऑपरेशन के द्वारा सिजेरियन तकनीक से बिंदुसार का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा शासक था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और बहलोल लोदी। हमारा सही आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। अगला प्रश्न हमारा है, मकबरों का पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें हमारा सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले मकबरों के निर्माण को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चरखे का प्रथम साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध कराने वाली पुस्तक का नाम है? ऑप्शन है तहकीक ए हिंद, तबकात ए नाशरी, तारीख ए फिरोज शाही और फुतूह उस सलातीन। तो
तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है फुतूह उस सलातीन। इस पुस्तक के लेखक हैं इसामी। इसामी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में चरखे का विवरण प्रस्तुत किया। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल बरूनी। अल पहले मुस्लिम विद्वान हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया। तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उद्दीन सिराज हैं। हमें इन पुस्तक और पुस्तकों के लेखकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा किस वर्ष की? हमारे ऑप्शंस हैं 1575, 1564, 1579 और 1582। इसमें हमारा सही आंसर है 1582। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म, जिसे बहुत सारे विद्वान नया धर्म मानते हैं, दीन ए इलाही की घोषणा की और एकमात्र हिंदू बीरबल था, बीरबल, जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। ठीक, अगर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, तो वो बीरबल थे। अगला प्रश्न हमारा है, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? हमारे ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और महाराजा सूरजमल। हमारा सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने ही सर्वप्रथम जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। एक प्रश्न और आता है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा राजा की उपाधि मुगल शासक जहांदार शाह ने प्रदान की, इसीलिए इनका पूरा नाम मिर्जा राजा सवाई जय सिंह था। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक गुरु कौन थे? अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फूले, जोगेंद्रनाथ मंडल, रामास्वामी नायकर पेरियार, श्री नारायण गुरु। इसमें हमारा सही आंसर है डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक गुरु डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल थे। इसी प्रकार प्रश्न आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, लियाकत अली और अहमद उल्ला। इसमें हमारा सही आंसर है बिरजिस कादिर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर ऑप्शंस में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर दोनों आते हैं तो बिरजिस कादिर को लगाना है। अगर ऑप्शन में बिरजिस कादिर नहीं आता है तो बेगम हजरत को ही इसमें सही माना जाना चाहिए। अब इन ऑप्शनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली थे इलाहाबाद में। लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। अहमद उल्ला कौन थे? अहमद उल्ला ने 1857 की क्रांति में फैजाबाद से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसमें ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919,
13 मार्च 1919, 14 अप्रैल 1919, 14 मार्च 1919। इसमें हमारा सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला एक बाग था, वहाँ पर लोग मेला देखने जा रहे थे। वहाँ पर जनरल डायर और लेफ्टिनेंट ओडायर, ये दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। इनके आदेश पर फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, जिससे बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। अगला हमारा प्रश्न है, बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, बारिंद्र नाथ और सचिंद्र सान्याल। इसमें हमारा सही उत्तर है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की। अगला हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 8 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 12 अगस्त 1942। इसमें हमारा सही उत्तर है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आशा करता हूँ इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी और इससे आप अपनी परीक्षा में, आने वाली आगामी परीक्षाओं में इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमारे अगले प्रश्नों की श्रृंखला में अब की बार हम टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे और टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर करते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में प्रश्नों को देखेंगे।